गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था श्वसन। और श्वसन टॉपिक में कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया था, ग्लूकोज का एक अणु लेकर के और उससे पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनाए थे? 2 अणु बनाए थे कि नहीं? ठीक है। आज थोड़ा सा इसको न्यूमोनिक्स पर आधारित, थोड़ी ट्रिक पर आधारित इसको याद करने की कोशिश करते हैं ताकि ये कभी भूले नहीं। जब भी हमें कोई भी रिएक्शन की जरूरत पड़े तो अपने आप याद आ जाए कि भाई कहां पर कौन सी चीज बन रही थी। तो इसको याद करने के लिए आपको एक कल्पना करनी है। कल्पना क्या करनी है कि मान लो ये एक घर है और इस घर में कुछ लोग रहते हैं। लोग कितने हैं पता नहीं है, लेकिन एक दिन अचानक क्या हो जाता है कि इस घर के अंदर 3 लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कितने लोग? 3 लोग। ओके। अब क्या होता है कि इस घर के जो बाकी लोग हैं वो लोग इनसे, अपने राजस्थानी में कहते हैं कि दाप गए। पागलों से क्या हो गए? दाप गए। अब दाप वर्ड को मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, DHAP लिख रहा है। पागल कितने हैं? 3 पागलों को कंट्रोल करने के लिए सारे घर वाले क्या हो गए? दाप गए। ओके। अब आपको पता है घर वाले सारे दाप गए तो अब रिश्तेदारी में फोन करना होता है, रिलेटिव्स में। और रिलेटिव्स में सबसे पहले अभी घर वाले किसको फोन करते हैं? सबसे पहले फोन करते हैं किसको? जीजा जी को। और जीजा जी को फोन करेंगे तो जीजी भी साथ में आएगी। तो ये लो आपकी कौन? जीजी। दिख रहा है? जी। अब जीजी को अगर फोन किया है तो घर की सदस्य बुआ भी है, और बुआ को अगर फोन करेंगे तो फोन कौन उठाएगा? फूफा जी, फूफा। तो कितनी चीज हुई? 4। जी फूफा। पागल कितने? 3। दाप गए। अब देखो जी, पहले जी का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोज। दूसरे जी का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिख रहा है? पहला जी ग्लूकोज, दूसरा जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब तीसरा क्या है? फ्रक्टोज। एफ का मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर अगले एफ देखो, इस एफ का क्या मतलब हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है। अब इससे जस्ट 2 टुकड़े कर दिए हमने। 3 पागल PgAl, 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 2 अणु बन गए। और ये कल हमने पढ़ा था कि ये दोनों अणु आपस में आइसोमर है। ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है, इसको तो आइसोमर बोलते हैं। तो ये दोनों अणु आपस में आइसोमर हैं। यानी अपनी ट्रिक चल रही थी कि पागल कितने? 3। बुलाया किस किस को? जीजा जी को बुलाया और फूफा जी को बुलाया। अब जैसे ये घर पे आए तो इनको देखकर पहले पागल 3 थे, अब कितने हो गए? 4। एक पागल और हो गया, यानी 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब ध्यान ये रखना है, ये एल्डिहाइड था और अब क्या बन गया? एसिड बन गया। 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ओके।
अब एक पागल और हो गया, तो जीजाजी और फूफा जी आकर के क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं और इन चार में से एक पागल ठीक कर देते हैं। तो चार में से एक चला गया, एक पागल सही हो गया, तो बताओ कितने पागल बचे, 3 पागल बचे। ओके, अब चलो फिर जीजाजी ने और फूफा जी ने कोशिश की, तो 3 में से एक और सही हो गया। अब पीछे बताओ कितने पागल बचे, 2 पागल बचे, यानी 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब पागल 2 ही तो बचे हैं, तो जीजाजी और फूफा जी ने कहा कि अब 2 ही पागल बचे हैं, चलो ऐसे करते हैं कि अब आराम से बैठकर क्या पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, पीईपी, फास्फोइनोल पाइरुवेट। आराम से बैठकर क्या पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। ओके, अब पेप्सी पी रहे हैं, सारे पागल अब ठीक हो गए। अब सारे अगर पागल ठीक हो गए, तो अब सारा परिवार कैसे रह रहा है, प्यार से रह रहा है। प्यार, प्यार का मतलब पायरुविक अम्ल। ठीक है, तो यहां आके ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कोशिश थी मेरी छोटी सी इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को याद करने की। फिर देख लो, इसमें बस कहानी ये बनानी है, घर लेना है, घर में 3 पागल रखने हैं, उनसे ताप गए, जीजाजी को फोन किया, फूफा जी को बुलाया, फिर घर पे आए तो एक पागल और हो गया, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर पेप्सी पी, फिर प्यार से रहने लगे। जीजाजी और फूफा जी वापिस अपने घर पे चले गए। इस प्रकार से इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को और समझना है। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में आपको मैं कुछ चीजें एक बार दोबारा थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूं, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ग्लाइकोलाइसिस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। समझ रहे हो क्या बात को, क्या समझ रहे हो? एक बार दोबारा देखो कि ग्लूकोज, ग्लूकोज जो था वो कितने कार्बन का अणु था, 6 कार्बन का था। अणु थे कितने, 1 अणु था। ये बना था, ये भी कितने अणु थे, 1 अणु था। कार्बन कितने थे, 6 थे। ये भी कितने अणु थे, 1 अणु था। कार्बन कितने थे, 6 थे। ये भी 1 अणु, कार्बन कितने, 6। अब देखो, अब इसको तोड़ा तो कितने अणु बन गए, 2 बन गए। 1 अणु ये और 1 अणु ये, 2 अणु बन गए। लेकिन अब क्या हुआ, ये भी 3 कार्बन का बन गया और ये भी 3 कार्बन का बन गया। 3 और 3 6 कार्बन हो गए। अब जब नीचे चलो, ये 1 अणु है और 1 इससे दोबारा होके आएगा, तो टोटल अणु ये कितने बनेंगे, 2। और कार्बन कितने, 3 कार्बन। ये 2 अणु, ये भी कितने अणु बनेंगे, 2। कार्बन कितने, 3। ये भी कितने अणु बनेंगे, 2। कार्बन कितने, 3। ये भी कितने अणु बनेंगे, 2। कार्बन कितने, 3। ये भी कितने अणु, 2। कार्बन कितने, 3। तो सीधी सी बात है, एक ग्लूकोज के अणु से कितने पायरुविक एसिड के अणु बने, 2। समझ रहे हो बात को? ग्लूकोज में कार्बन कितने थे, 6। कार्बन पायरुविक एसिड में कितने हैं, 3। 3 कार्बन के 2 अणु बन गए। अब देखो, अगर यहां 2 अणु है तो 2 एडीपी काम आएगी और उससे 2 एटीपी बनेगी। ठीक है, यहां भी 2 एडीपी काम आई तो 2 एटीपी बनेगी। यहां 2 एनएडी काम आई तो 2 NADH2 बनेगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सीधा ओरली पूछता हूं और आपको अब दिमाग लगा के
धीरे धीरे समझते जाना है और उत्तर बताते जाने, ध्यान से समझना है। मैं आपको सबसे पहला प्रश्न पूछूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती कहाँ है? कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? कोशिका द्रव्य। ओके, अब अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में कितने ग्लूकोज के अणु काम आते हैं? कितने? 1। ग्लूकोज का अणु कितने कार्बन का होता है? 6। ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद ग्लाइकोलाइसिस का क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। एंड प्रोडक्ट जब पायरुविक अम्ल बनता है तो कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। समझ रहे हो? अब आपको यह बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल एटीपी, टोटल एटीपी कितनी बनेगी? टोटल एटीपी देखो, 2 यहां और 2 यहां, कितनी हुई? 4 तो ये सीधी पड़ी है। और ये 2 NADH2 है, 1 NADH2 से कितनी एटीपी बनेगी? 3। 2 NADH2 है तो टोटल कितनी बनी? 6 और 4 कितनी एटीपी हुई? 10 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल एटीपी कितनी बनेगी? 10 बनेगी। अब आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि नेट एटीपी कितनी बनेगी? अब नेट का मतलब क्यों? क्योंकि पहले 2 एटीपी काम भी तो आई है, ये 2 एटीपी खर्च हुई है तो इसको कम करना पड़ेगा। बड़ी एटीपी कितनी थी? 4 में से 2 गए, कितनी एटीपी बची? 2 एटीपी। नेट एटीपी 2 बचे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 7 में क्यों नहीं लिया? ये 6 एटीपी तभी बनेगी जब ये ग्लाइकोलाइसिस आगे क्रेब्स चक्र में जाएगा, वायवीय श्वसन होगा, तब ये 6 एटीपी बढ़ेगी। अगर अवायवीय श्वसन है तो ये 6 एटीपी नहीं बढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? अब आपको ये पूछ ले कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रत्यक्ष रूप से कितनी एटीपी बनती है? तो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है 2 एटीपी ये और 2 ये, प्रत्यक्ष रूप से कितनी एटीपी बनी? 4 बनी। अब आपको पूछ ले कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितनी एटीपी खर्च हो जाती है? एटीपी खर्च कितनी हुई? 2 एटीपी खर्च हुई, पीछे बची कितनी? 2 बची। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में, नेट में या अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी ग्लाइकोलाइसिस की। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के आगे अब हमें यह पढ़ना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बने थे कि नहीं? 2 अणु पायरुविक अम्ल बने थे। अब ये 2 पायरुविक अम्ल के अणु कहां जाएंगे? इनका भविष्य क्या होगा? इनका पायरुविक अम्लों का। तो अब मेरा टॉपिक बनेगा पायरुविक। क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल का भविष्य। यानी अब इन पायरुविक अम्ल का आगे होगा क्या? अभी तक ऊर्जा पूरी थोड़ी बन गई, और हमने तो शुरू में पढ़ा था कि श्वसन के दौरान CO2 निकलती है। CO2 निकली है क्या कहीं? अभी तक तो नहीं निकली। हमने पहले पढ़ा था कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन काम आती है, तो अभी तक काम थोड़ी आई ऑक्सीजन, नहीं आई। तो वो सारी चीज तो बाकी पड़ी है, तो वो भी तो हमें पढ़नी है।
तो अपना टॉपिक बनता है पायरुविक अम्ल का भविष्य, फैट ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से समझना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। अगर आपको पहले ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया तभी ये समझ पाओगे। तो आपने सबसे पहले शुरू कहां से किया था? आपने ग्लूकोज का एक अणु लिया था। अब ये तो एकदम कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ग्लूकोज का एक अणु ले रहे थे हम ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लूकोज के एक अणु से आपने क्या बनाया था? पायरुविक अम्ल बनाया था। बनाया था कि नहीं? अरे बोलो, बनाया था कि नहीं? और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने थे? 2 अणु बने थे। अरे बने थे। अब होगा क्या? आपको पता हो तो ये सारा काम मैं फिर बता देता हूं। ये सारा काम कहां हुआ था? कोशिका द्रव्य में हुआ था। अरे हुआ था कि नहीं? अब आपको पता है ये पायरुविक अम्ल अब आगे अपना काम करना शुरू करेगा। अब इस पायरुविक अम्ल को अगर क्या मिल जाए, इस पायरुविक अम्ल को क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन मिलेगी तो इसका मतलब सीधा पड़ा है कि वायवीय श्वसन होगा, और वायवीय श्वसन होगा तो अब ये पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य से निकलकर और कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अरे माइटोकॉन्ड्रिया तो पता है ना कहां होता है? अरे हम सेल बना रहे हैं, इस सेल में कोशिका द्रव्य बनाते हैं, केंद्रक बनाते हैं, और यहां किसी भी जगह हम एक ऐसी संरचना बनाते थे, ऐसी, इसको ही तो क्या कहते थे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ग्लूकोज पहले कोशिका में गया था, कोशिका द्रव्य में गया, कोशिका द्रव्य में इसने क्या बनाया? पायरुविक अम्ल बनाया। अब ये पायरुविक अम्ल किस में एंटर कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं? अब माइटोकॉन्ड्रिया में तभी एंटर करेगा, ध्यान रखना, अगर क्या उपस्थित हो? ऑक्सीजन। अगर वायवीय श्वसन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तभी ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम होगा। तो अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक चक्कर चलेगा, और उस चक्कर को क्या बोलना है? क्रेब्स चक्कर। कौन सा चक्कर? क्रेब्स चक्कर। और इस क्रेब्स चक्कर के दौरान जब ये क्रेब्स चक्कर पूरा होगा तब जाके आपको क्या मिलेगी? CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, और प्लस में आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। हमने शुरू में पढ़ा था कि श्वसन का उद्देश्य क्या है, हम श्वसन क्यों करते हैं? क्या बनाने के लिए? ऊर्जा बनाने के लिए। तो यहां से देखो शुरू हुआ था और यहां आके ऊर्जा बननी पूरी हुई है। तो अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्कर चलेगा? क्रेब्स चक्कर चलेगा। ये पायरुविक अम्ल का पहला भविष्य, पहला फैट हो गया। अब अगर मान लो, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का तो सवाल ही खत्म है, क्रेब्स चक्कर का सवाल खत्म है। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो अब एक ऐसे सजीव का उदाहरण लेते हैं जिसमें अवायवीय श्वसन हो, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में हो, और वो उदाहरण कौन है? यीस्ट है। इस यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी घटना घटेगी? कौन सी घटना घटेगी? किण्वन। समझ रहे हो? किण्वन होगा, और अगर किण्वन होगा तो इस किण्वन से
एक तो बनेगा एल्कोहल, एल्कोहल बनेगा, और प्लस में क्या मिलेगा, CO2, और प्लस में क्या बनेगी, ऊर्जा। ये चीज हम सारी लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है किण्वन का, उसमें पढ़ेंगे। ये मैं आपको सारी बताऊंगा, किण्वन होगा कैसे, CO2 कैसे बनेगी, ऊर्जा कितनी बनेगी, कितनी एटीपी नेट ऊर्जा बनेगी, ये सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। एक बार आपको सीधा ध्यान रखना है, एक बार भविष्य ध्यान रखना है। अब तीसरी बात, ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात हो गई, ये अनुपस्थिति की बात हो गई। अनुपस्थिति में एक घटना हमने क्या पढ़ ली, किण्वन पढ़ लिया, एल्कोहल बन गया। अब अगर यही काम, ऑक्सीजन की तो अनुपस्थिति है, लेकिन यही काम अगर हमारे शरीर की मांसपेशियों में हो, हमारे शरीर की मांसपेशियां, ये काम हमारे शरीर में हो रहा है, क्योंकि कई बार हमारे शरीर में मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, अब ऊर्जा तो बनानी है, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है, और अवायवीय श्वसन में फिर बनेगा क्या, लैक्टिक अम्ल बनेगा। और ध्यान रखना, अब CO2 नहीं बनेगी, और प्लस में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, तो पायरुविक अम्ल के कितने भविष्य हुए, 3। पायरुविक अम्ल आगे 3 तरीके से चेंज हो सकता है। पहला, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, वायवीय श्वसन हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्कर चलेगा, क्रेब्स चक्र, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। CO2 बनेगी, पानी बनेगा, एनर्जी बनेगी। दूसरा, जब अवायवीय श्वसन हो, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, यीस्ट हमने उदाहरण लिया, कौन सी घटना होगी, किण्वन, क्या बनेगा, एल्कोहल, CO2 और ऊर्जा। तीसरी घटना, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, शरीर की मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, घटना यहां भी किण्वन ही होगी, इसको लैक्टिक अम्ल किण्वन बोलते हैं। तो इससे बनेगा क्या, लैक्टिक अम्ल बनेगा, और क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो ये था अपना क्या, पायरुविक अम्ल का भविष्य, समझे। तो इस प्रकार से हम पायरुविक अम्ल के भविष्य को बता सकते हैं कि पायरुविक अम्ल का आगे जाकर के होगा क्या। अब इससे आगे थोड़ा और चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है, देखो एक बार फिर हम शुरू करते हैं। अपने पास शुरू में क्या थी, ग्लूकोज थी, ठीक ही नहीं, और इस ग्लूकोज से हमने कौन सा चक्कर चलाया, ग्लाइकोलाइसिस, अरे वाह कि नहीं, कौन सा चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ था, अब तो दिमाग में सोचते ही आ जाना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस होने का स्थल क्या है, कोशिका द्रव्य। और ग्लाइकोलाइसिस से हमने क्या बनाया था, पायरुविक अम्ल बनाया था। कितने अणु, 2 मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज के कितने अणु थे, 1 अणु, बना था कि नहीं। अब हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, अब अभी पढ़ के आए थे कि ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो मुझे बताओ ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां जाएगा, सॉरी पायरुविक अम्ल कहां जाएगा, पायरुविक अम्ल किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो अब होता क्या है, अब हमें अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ क्रेब्स चक्कर चलेगा, लेकिन क्रेब्स चक्कर सीधा नहीं चलेगा, बीच में एक स्टेप और आएगी, और वो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझने उस स्टेप को, उस स्टेप को क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे, समझना है, रटना नहीं है, समझना है, प्रत्येक स्टेप को समझना है।
हम बोल रहे हैं पायरवी कमल कहां गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का कौन से भाग में आ गया, मैट्रिक्स में आ गया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया। अब अभी हम पढ़ के आए हैं कि पायरवी कमल कितने कार्बन, पायरवी कमल कितने कार्बन का अणु है, 3 कार्बन का अणु। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस पायरवी कमल से पहले ये चीज गांठ बांध लेना, ये शब्द सपने में भी आना चाहिए। नीट का सारे एग्जामों का ये पेटेंट क्वेश्चन है। एसिटाइल कोएंजाइम, क्या नाम लिखा है मैंने, एसिटाइल कोएंजाइम किससे बना है, पायरवी कमल से। पायरवी कमल कितने कार्बन का, 3 कार्बन। तो एसिटाइल कोएंजाइम मैं बोल रहा हूं कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कार्बन यहाँ 3 थे, कार्बन कितने हो गए, 2, एक कार्बन खा गए क्या, कहां चला गया एक कार्बन। तो मैं बोलूंगा कि एक कार्बन इस अभिक्रिया के दौरान बाहर निकल गया। इस अभिक्रिया के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो देखो ये कार्बन निकला कि नहीं, पहले कितने थे, 3, अब कितने हो गए, 2, एक कहां गया, CO2 के रूप में बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार हम बोल रहे हैं कि श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, कोई भी पदार्थ हो उसका ऑक्सीकरण कराना है। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, अभी तक ऑक्सीजन को काम में नहीं लेना है, अभी तक ऑक्सीजन को हमने काम में नहीं लिया है, तो फिर ऑक्सीकरण कराएं कैसे, ऑक्सीकरण कराएं कैसे। तो कल हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी ऑक्सीकरण कराया था। दूसरा तरीका क्या है ऑक्सीकरण कराने का, अगर मैं यहां से कितने हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं, 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, पायरवी कमल में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, अरे बचपन से जानते हो, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बताओ यहाँ पायरवी कमल का ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं। चलो अब ये हाइड्रोजन फिर दोगे किसको, कल वाली बात फिर ले लो, अपने पास क्या है NAD+ और इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, ये 2 हाइड्रोजन लेकर के क्या बनेगा NADH+H+ बना कि नहीं, NAD+ से 2 हाइड्रोजन दिए तो NADH+ बन गया। अब देखो इतनी बात होने के बाद जब आप पायरवी कमल को एसिटाइल कोएंजाइम में बदलोगे तो यहां आपको एक कोफैक्टर लेना होगा, और उस कोफैक्टर का नाम होता है कोएंजाइम A। पायरवी कमल के साथ क्या मिलाना है आपको, कोएंजाइम A, तभी बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, अब देखो अगर आपने कोएंजाइम A कोफैक्टर लिया है तो साथ में आपको कोफैक्टर के रूप में, सहकारक के रूप में मैग्नीशियम भी लेना पड़ेगा, और एक सहकारक और काम आएगा, उसको बोलते हैं LP, लिपोइक, LP लिपोइक फॉस्फेट, और एक को बोलते हैं TPP, थाइमिन पायरोफॉस्फेट। तो अब देखो कोफैक्टर कितने हुए, देखो 5 होंगे टोटल, 1 ये वाला, 2 ये, 3
ये 4 और ये 5। कोफैक्टर कितने हुए? 5। पहला कोएंजाइम ए, दूसरा NAD+, तीसरा Mg, चौथा Lp, पांचवा TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। कितने कोफैक्टर हुए? सहकारक कितने हुए? 5। जब ये पांचों सहकारक इस पायरुविक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तब जाके क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। फिर बताओ मुझे, ये सारा काम हो कहां रहा है? ये सारा काम हो कहां रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये पायरुविक अम्ल से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, 2 कार्बन का अणु बना। तो यहां पायरुविक अम्ल के 2 अणु थे, तो इसके भी बताओ कितने अणु बनेंगे? 2। ये बात ध्यान रखना, ये बात आगे बहुत काम आएगी। 2 अणु एसिटाइल कोएंजाइम के बनेंगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो अब देखो, यहां टोटल 5 कोफैक्टर काम आए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली तभी इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डी का मतलब डेफिशिएंसी, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होनी, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ। तो अब देखो, ये मैंने यहां से शुरू करके यहां तक पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम बनाया है। इसको क्या बोलते हैं? अब समझ लो, ये मैंने आपको क्या पढ़ाया है? इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। विश्व की सबसे फेमस रिएक्शन है ये। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे फेमस रिएक्शन। क्या नाम है? लिंक रिएक्शन। ठीक है, होती कहां है लिंक रिएक्शन? प्रश्न आ जाए, स्थल क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। लिंक रिएक्शन तभी होगी जब पायरुविक अम्ल को क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन में ही लिंक रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। तो लिंक रिएक्शन में क्या होगा? पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं से एसिटाइल कोएंजाइम के 2 अणु बनेंगे। 3 कार्बन के अणु से क्या बनेगा? 2 कार्बन का अणु बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम है लिंक रिएक्शन। अब मैं आपको प्रश्न पूछूं, लिंक रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? लिंक रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई लिंक रिएक्शन की। अब मैं आपको पूरी समरी एक बार यहां तक दोबारा लिख देता हूं। अब किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए कि समझ में आया नहीं। मेरे हिसाब से अब सपने भी आने चाहिए। अब आपको सपने भी रेस्पिरेशन के लेने, ग्लाइकोलाइसिस के लेने, लिंक रिएक्शन के लेने, सपने में लिंक रिएक्शन आना चाहिए। और अभी तो सपने रात और दिन आ रहे हैं क्योंकि पूरे दिन घर पे ही तो रहते हैं, सपने तो पूरे दिन ही आने चाहिए। तो हमने किया क्या? सबसे पहले हमने क्या ली थी? ग्लूकोज ली, कितने अणु? 1 अणु, कितना कार्बन? 6 कार्बन। और इस ग्लूकोज से हमने क्या बनाया? पायरुविक अम्ल बनाया। कितने अणु? 2 अणु, कार्बन कितने? 3 कार्बन। इस घटना को हमने बोला क्या? ग्लाइकोलाइसिस बोला कि नहीं? और ये घटना होती कहां है? कोशिका द्रव्य। ओके, अब अगर इस पायरुविक अम्ल को क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा भाग, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जाकर बताओ कौन सा चक्कर चलाएगा, क्रेब्स चक्कर। और क्रेब्स चक्कर में पहले कौन सी रिएक्शन आएगी, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। कितने अणु, 2 अणु। और अब इस एसिटाइल कोएंजाइम से, इस एसिटाइल कोएंजाइम से आगे कौन सा चक्कर चलेगा, क्रेब्स चक्कर चलेगा। और जब ये क्रेब्स चक्कर पूरा होगा तब जाके और पूरी ऊर्जा का निर्माण, शोषण तब जाके पूरा होगा। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब कल हम कौन सा चक्कर शुरू करेंगे, क्रेब्स चक्कर करेंगे। और आज इतना ही पढ़ेंगे। कॉपी पेन साथ में रखना, जो जो पढ़ रहे हो उसको लिखते जाना। और घर पर ग्लाइकोलाइसिस को बिना देखे 3-4 बार लिख के देख लो, ट्रिक के हिसाब से, जो मैंने ट्रिक बताई है, या आप अपने खुद की ट्रिक बना लो और लिख के देखो बिना देखे। 2-3 बार लिख के देखोगे अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।